In the name of Allah, the most merciful and the most gracious. Dear viewers, अस्सलाम वालेकुम. Myself खालिद हुसैन. आज का जो हमारा वीडियो सेशन है इसमें ICS क्लास फर्स्ट ईयर की बुक का एक डिटेल ओवरव्यू आपके साथ डिस्कस करूंगा. इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस और कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं जो बोर्ड के पेपर के हवाले से अहम है, और कोशिश करूंगा कि शॉर्ट टाइम के अंदर आपके साथ हर उस पॉइंट को डिस्कस करूं जो अक्सर बोर्ड के पेपर में आ जाया करते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी साथ साथ बताता जाऊंगा और एमसीक्यूज भी साथ साथ बताता जाऊंगा. आपने वीडियो को बड़े ध्यान से वॉच करना और कंप्लीट वॉच करना है. तो बिला तखीर हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. हमारा जो पहला चैप्टर है इसमें बेसिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको पता है कि हम इंफॉर्मेशन की एज में रह रहे हैं. हमारी दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज बन गई है. ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट अक्सर आ जाता है पेपर में. ग्लोबल विलेज क्या चीज़ है? ग्लोबल विलेज ऐसे समझ लें कि जैसे गांव में हम सारे एक दूसरे को जानते हैं, तो इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से भी पूरी दुनिया को हम ऐसे ही जानते हैं जैसे गाँव में हम एक दूसरे को जानते हैं. एक सिंगल क्लिक के ऊपर हम पूरी दुनिया को विजिट कर सकते हैं. किसी ना किसी बंदे से जब चाहें जिस वक्त चाहें बात कर सकते हैं. तो इसमें फिर जो अहम चीज़ है, ये सेकंड पैराग्राफ के अंदर डाटा प्रोसेसिंग की डेफिनेशन है, या इसको डाटा कंप्यूटिंग भी कहते हैं. तो ये अक्सर पेपर में आ जाया करती है डेफिनेशन. तो डाटा प्रोसेसिंग जो है ये ऐसे समझने के मतलब सिस्टम को हमने इनपुट देनी है, तो सिस्टम ने उसको मैनिपुलेट करके हमें इंफॉर्मेशन बैक करनी है. तो इसमें नेक्स्ट जो अहम क्वेश्चन है वो है डिजिटल कन्वर्जेंस. डिजिटल कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि ये एक टेक्नोलॉजिकल मर्जर है. इसमें हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को और इंटरप्राइजेस को मतलब कंपनीज को इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे के साथ मर्ज कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ताकि आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सके. मतलब जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है, टेलीकम्युनिकेशन की इंडस्ट्री है, या मास मीडिया की इंडस्ट्री है. तो इनको आपस में मर्ज करके एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करना डिजिटल कन्वर्जेंस कहलाता है. नेक्स्ट अहम टॉपिक है मॉडर्न सिनेरियोज के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज़ हो रही है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन में भी यूज़ हो रही है, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स और कंप्यूटर एनिमेशन में, मल्टीमीडिया, हाइपर मीडिया और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में यूज़ हो रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थिंक लाइक ह्यूमन वर्क लाइक ह्यूमन, के इंसानों की तरह ऐसे मॉडल बनाए गए हैं जो इंसानों की तरह काम करते हैं. इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. इसी तरह जो हमारी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं ये भी मॉडर्न सिनेरियोज के अंदर आ जाती हैं. तो ये पेपर में आ सकता है. मल्टीमीडिया होता है ये जो वीडियो और ऑडियो डाटा होता है, हम इसको मल्टीमीडिया कहते हैं. और हाइपर मीडिया होता है ये जो इंटरनेट के ऊपर डाटा होता है, मतलब लिंक्स की मदद से हम सर्च करते हैं डाटा, ये हाइपर मीडिया होता है. ये भी अक्सर पेपर में डिफरेंस के तौर पे आ जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मल्टीमीडिया एंड हाइपर मीडिया. कंप्यूटर एनिमेशंस, कंप्यूटर की मदद से तस्वीरों को एनिमेट करना, वीडियोस को एनिमेट करना, जैसे कार्टून्स वगैरह बनाना. तो ये सारी जो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने कर लेना है. उसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का छोटा सा कंसेप्ट है, क्योंकि कंप्यूटर के दो अहम जुज़ हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर जो हैं इनके फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, और जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं. इसको प्रोग्राम्स भी कहते हैं. इसकी डिटेल भी आपने देख लेनी है. ये हार्डवेयर डिवाइसेस के हवाले से हैं. इनपुट डिवाइसेस ये आपने याद कर लेनी है. कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ये इनपुट डिवाइसेस हैं. ये एमसीक्यूज आया करते हैं पेपर में. और इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस जो हैं जैसे प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर. मेन मेमोरी में रैम और रोम आ जाएगी. और आईओ डिवाइसेस कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको एज ए हम इनपुट भी यूज़ करते हैं और आउटपुट भी. वो हैं दो, वो आपने स्पेशली याद करनी है. इसमें टर्मिनल और टच स्क्रीन आ जाएगी. टर्मिनल्स क्या हैं? टर्मिनल्स वो पॉइंट होता है जहाँ से डाटा एंटर भी होता है, डाटा उस सिस्टम को रिलीव भी करता है. मतलब हम इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट भी हासिल कर सकते हैं. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क, टेप, और इसी तरह इंटरकनेक्टर. ये कुछ केबल्स हैं, पोर्ट्स हैं, बसेस हैं, कनेक्टर्स होते हैं. और इसी तरह फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस में मॉडेम, ब्रिज और राउटर वगैरह आ जाते हैं. सॉफ्टवेयर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर.
सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं ये सिस्टम की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करते हैं। इनमें 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम और डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम मेन सॉफ्टवेयर है, इसमें विंडोज़ आ जाएंगी और लिनक्स और यूनिक्स, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। और यूटिलिटी प्रोग्राम ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होते हैं, लेकिन यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। इसमें जैसे बैकअप और रिस्टोर का एक सॉफ्टवेयर है जो हम एज ए यूटिलिटी प्रोग्राम देखते हैं। ड्राइवर्स क्या होते हैं? ये ड्राइवर्स जो हैं ये डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं सिस्टम के साथ। इसमें फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं ये स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसमें 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं: कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर या इसको कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, और दूसरा जो होते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं। कस्टमाइज्ड जो होते हैं कस्टमर के लिए बनाए जाते हैं, किसी कंपनी के लिए या किसी कस्टमर के लिए, पार्टिकुलर कंपनी या कस्टमर के लिए बनाए जाएंगे। और पैकेज जो सॉफ्टवेयर हैं इनको ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये पूरा पैकेज होता है, मतलब आपने उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस अगर इकट्ठे परचेज कर लेनी है या डेवलप कर लेनी है तो इसको पैकेज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसमें इसकी एग्जांपल अक्सर पेपर में आ जाती है, जैसे एम एस वर्ड है, एम एस पावर पॉइंट है, और ओरेकल का जो सॉफ्टवेयर है ये पैकेज सॉफ्टवेयर में आते हैं। फिर आगे आ जाती है इनपुट डिवाइसेस। ये बड़ा इजी टॉपिक है। ऐसी डिवाइसेस जिससे हम डाटा को एंटर करते हैं: कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस और सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड में फिर कीबोर्ड के बारे में है। कीबोर्ड एक ऐसे समझ लें कि इनपुट डिवाइस है जो अल्फ़ाबेट्स को या टेक्स्ट डाटा को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होती है। हम ज़्यादातर QWERTY कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगर इस तरह का सवाल आ जाए कि वाई वी यूज़ द QWERTY कीबोर्ड, तो इसका आंसर ये होगा, इसकी जो टॉप रो अल्फ़ाबेट्स हैं वो QWERT से स्टार्ट होते हैं। फिर फंक्शंस की हैं, ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मेन कीबोर्ड होता है, इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड भी कहते हैं। फिर इन्हांस कीबोर्ड है, ये 101 कीज़ होती हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस जो हैं परफॉर्म करती हैं। आगे फिर इनकी डिस्कशन दी हुई है, एस्केप की या टैब की है, ये आपने देख लेनी है। इसमें से एक आधी की बाज़ दफ़ा MCQs में पूछी जा सकती है, इस मैं आपको बता दूंगा। एंड की जो है, जैसे ये एंड पे अपने कर्सर को लेके जाने के लिए, जैसे आपने कोई स्क्रीन खोली हुई है और वर्ड की फाइल है या PDF की है, तो आखिरी पेज पे जाने के लिए हम एंड की को दबाते हैं। इसी तरह फिर पेज डाउन है, एक एक पेज करके आपने डाउन करना है। ये लेफ़्ट राइट कर्सर को मूव करने के लिए, अप डाउन मूव करने के लिए ये की सारी मौजूद हैं, आपने इनको पढ़ लेना है। इसमें एक बहुत अहम की है जिसको ज़ीरो या इंसर्ट की कहते हैं, ये टुगल ऑफ है। टुगल ऑफ मतलब करैक्टर्स को ओवरराइड करना है या इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम इंसर्ट करते हैं। अगर मतलब आप लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो पहले लिखा हुआ मिटता जाए, उसके ऊपर नया लिखा जाए, तो इसको कहते हैं ओवरराइड। तो हम ज़ीरो वाली की को प्रेस कर दें, इंसर्ट की को प्रेस कर दें, तो वो कीबोर्ड का जो स्टेटस है वो इस तरह लिखना शुरू हो जाएगा। और अगर इसको ऑफ कर दें तो कीबोर्ड जो है दोबारा से अपनी असल पोजीशन में आ जाएगा और इंसर्ट मोड में लिखेगा, मतलब वो टेक्स्ट को आगे शिफ्ट करेगा और वहाँ कोई करैक्टर डाल देगा। नेक्स्ट है प्रिंट स्क्रीन। स्क्रीन का प्रिंट लेने के लिए जैसे हम मतलब स्क्रीन शॉट लेते हैं, तो ये सारी चीज़ आपने देख लेनी है। ये आगे फिर आ जाती हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कर्सर या पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। इसमें सबसे जो अहम डिवाइस है वो है टच स्क्रीन और डिजिटाइजिंग या ग्राफिक टैबलेट्स। तो ये सारी की सारी जो डिवाइसेस हैं ये पॉइंटर या कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। पॉइंटर क्या होता है? वो जो एरो साइन होता है स्क्रीन पे, उसको हम पॉइंटर कहते हैं। और कर्सर जो वर्टिकल लाइंस ब्लिंक करती है स्क्रीन के ऊपर, उसको हम कर्सर कहते हैं। इसमें फिर हमारे पास पहला माउस आ जाता है। आपने माउस के बारे में पढ़ा है। माउस के सिमिलर दो डिवाइसेस हैं। ये पिछले साल के बोर्ड के पेपर में ये सवाल आया था कि माउस की अल्टरनेटिव डिवाइसेस कौन सी हैं, तो इसमें ट्रैक बॉल आ जाएगा, आपने ट्रैक बॉल का लिखना है। और एक है यहाँ पे टच पैड। तो ये दोनों ही माउस का काम सर अंजाम देती है, ट्रैक बॉल भी और टच पैड भी। इसमें फिर जो अहम है वो है डिजिटाइजिंग ग्राफिक टैबलेट। तो ये जो डिजिटाइजिंग टैबलेट है ये ऐसे समझ लें कि
स्केचिंग के लिए या ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें एक पिन लाइक डिवाइस होती है जो जिसको स्टाइलस बोलते हैं, जिससे हम स्केच वगैरह बनाते हैं इमेज का। और पक जो होती है वो कॉपी करने के लिए किसी इमेज को इस्तेमाल होती है। मतलब हम पक की मदद से मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। ये ज़्यादातर इंजीनियरिंग में और मैप्स बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इन सारी डिवाइसेस को एक दफ़ा आपने देख लेना है। फिर है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। इनको डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस भी कहते हैं। इनमें दो डिवाइसेस होती है, एक स्कैनिंग डिवाइस होती है और एक ऑडियो वीडियो इनपुट होती है। तो स्कैनिंग डिवाइसेस में स्कैनर्स आ जाते हैं। स्कैनर क्या करते हैं, इसमें से लेज़र लाइट एमिट होती है और रोशनी की रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज को ट्रांसलेट करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। इसमें डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जैसे MICR है, OMR है, OCR है। इसमें से बहुत रेयर है एक दो डेफिनेशन आए, लेकिन इसमें से ज़्यादा पेपर नहीं आता, तो आपने इसको देख लेना एक दफ़ा। वैसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें अगर कोई आ भी गया तो MICR आएगा, मैग्नेटाइज्ड इंक करैक्टर रिकग्निशन। इसमें फिर फैक्स मशीन भी आ जाती है, ये भी स्कैनिंग डिवाइस है। फैक्स मशीन में दो टाइप्स हैं, एक फैक्स मॉडेम होता है जो कि मतलब सिस्टम के अंदर ही उसका सर्किट होता है, और एक डेडिकेटेड फैक्स मशीन होती है। ये आम फैक्स मशीन होती है जो सिस्टम यूनिट के बाहर पड़ी होती है। इमेजिंग सिस्टम में ये होता है कि हम इमेज को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें फिर हमारे पास दो तरह की इमेजिंग होती हैं, एक रास्टर ग्राफिक्स होती है और एक होती है वेक्टर ग्राफिक्स। इसको बिट मैप ग्राफिक्स भी कहते हैं या बिट मैप पिक्चर भी कहते हैं। ये जो पिक्चर होती है ये डॉट्स से मिलके बनती है, पिक्सल से मिलके बनती है। एक होती है वेक्टर ग्राफिक्स, उसमें लाइंस होती हैं, ड्राइंग वगैरह आ जाती है, उसमें डॉट्स नहीं होते, पिक्सल्स नहीं होते। Now I will elaborate the audio-video input. Video input devices are those devices which are used to inputting the video in the computer. वीडियो हमारी दो तरह की होती है, एक होती है फ्रेम ग्रैबर वीडियो और दूसरी होती है फुल मोशन वीडियो। इन दोनों का डिफरेंस अक्सर पेपर में आ जाता है। फ्रेम ग्रैबर वीडियो में सिर्फ एक फ्रेम एक वक्त के अंदर कैप्चर होता है, बस ये आपने याद रखना है कि ओनली अ सिंगल फ्रेम कैन बी कैप्चर एट अ सिंगल टाइम। लेकिन जो फुल मोशन वीडियो होती है उसमें एक सेकंड में 30 फ्रेम्स जो हैं वो कैप्चर होते हैं। इसके बाद डिजिटल कैमरा है। डिजिटल कैमरा भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। ये बस वीडियो को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है, वीडियो को कैप्चर करके उसको डिजिटल डाटा के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसमें दो डिफरेंसेस हैं। हमारे पास आउटपुट दो तरह की होती है, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है और एक हार्ड कॉपी आउटपुट होती है। सॉफ्ट कॉपी जो स्क्रीन के ऊपर हमें डाटा नज़र आ रहा होता है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और जो प्रिंटेड फॉर्म में डाटा होता है वो हार्ड कॉपी कहलाती है। इसके अलावा एक MCQ पिछले साल पेपर में आया था कि जो ऑडियो है या साउंड है वो कौन सी आउटपुट है, तो वो है आपकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ये आपने थोड़ा सा जहन में रख लेना है। फिर डिस्प्ले स्क्रीन है। डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब साइज़ है, कलर है, रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन क्या होती है, नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच स्क्रीन। एक इंच स्क्रीन के ऊपर नंबर ऑफ पिक्सल जो है, नंबर ऑफ डॉट जो है उनको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। पिक्सल जो होता है पिक्चर एलिमेंट है, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे एक स्क्रीन के ऊपर उतनी उसकी क्लियरिटी जो है वो ज़्यादा होगी। इसका एक MCQ भी आता है कि रेजोल्यूशन जो है स्क्रीन क्लियरिटी को ही कहते हैं। इसमें फिर कार्ड यूज़ होते हैं जिनको वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर्स कहते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करते हैं। VGA है, इसको वीडियो ग्राफिक्स एरे कार्ड कहते हैं। SVGA, XGA, आपने इसकी रेजोल्यूशन और ये कितने बिट कलर्स को सपोर्ट करता है ये याद कर लेना है। और XGA जो है 16.7 मिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है एक वक्त के अंदर। ये MCQs आने के चांसेस हैं। फिर टाइप्स ऑफ स्क्रीन है। इसमें कैथोड रे ट्यूब है और फ्लैट पैनल डिस्प्ले है। दो टाइप्स हैं स्क्रीन की। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। CRT कैथोड रे ट्यूब होती है। ये एक ट्यूब होती है वैक्यूम, ये एक वैक्यूम ट्यूब होती है जिसमें लाइट को बम्बार्ड किया जाता है, और जिससे ये होता है कि स्क्रीन के ऊपर जो है वो इमेज बनती है, और वहाँ पे जो गैस होती है उसका नाम है फास्फोर्स।
गैस, फास्फोर गैस के हवाले से एमसीक्यूज आ सकता है। ये इस टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है, थोड़ा सा गौर करेंगे तो समझ आ जाएगी। फिर फ्लैट पैनल डिस्प्ले, इसकी जो सरफेस होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, इसलिए इनको फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहते हैं। ये लाइट वेट होती हैं, थिनर और लेस पावर कंज्यूम करती हैं। एलसीडी और ईएलडी ये दोनों फ्लैट पैनल डिस्प्ले की किस्में हैं। उसके बाद फिर प्रिंटर्स हैं। प्रिंटर जो हैं, दो टाइप्स के प्रिंटर्स होते हैं, ना इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में स्ट्राइकिंग होती है पेज के ऊपर, वो फिर प्रिंट करता है, और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होती है उसमें स्ट्राइकिंग नहीं होती, वो विदाउट स्ट्राइकिंग जो है प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर की 3 टाइप्स हैं, आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर इसी तरह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की भी 3 है। इसमें लेज़र प्रिंटर जो है ये फ़ोटोकॉपीइंग मशीन की तरह काम करता है, और इसमें पाउडर इंक यूज़ होती है। ये थोड़ा सा आपने डिटेल इसकी पढ़ लेनी है। और थर्मल प्रिंटर के हवाले से भी शॉर्ट क्वेश्चन 1-2 दफ़ा आया है। थर्मल प्रिंटर जो है इसमें कलर वैक्स यूज़ होती है और हीट की मदद से इमेज प्रोड्यूस होती है। फिर प्लटर्स हैं, अगर लार्ज स्केल के ऊपर आपने प्रिंटिंग करनी है, मतलब कोई मैप्स बनाने हैं, कोई आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाने हैं या ड्राइंग करनी है, तो हम प्लटर्स यूज़ करते हैं। इसमें 2 तरह के प्लटर्स होते हैं, फ्लैट बेड प्लटर और ड्रम प्लटर। इसकी भी डिफ़ाइन को एक दफ़ा देख लेना है। फिर है स्पीकर जो है, ये भी आउटपुट डिवाइस और साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वैसे एक एमसीक्यू यहाँ से भी आ जाता है कि जनरली जो है कंप्यूटर डीफ एंड डल मशीन है। ये पहली पहली जो लाइन लिखी हुई है ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, कॉमास के अंदर उसने ये लिखा हुआ है। उसके बाद है डाटा यूनिट्स हैं, इसमें से भी एमसीक्यूज आते हैं। बिट जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसमें से एक एमसीक्यूज आता है कि बिट की वैल्यू क्या है। बिट 1 और 0 होती है, 1 एंड 0 नहीं आपने लिखना, 1 और 0। बिट सबसे छोटा यूनिट है। फिर बाइट है, 8 बिट अगर कलेक्ट कर दी जाएँ या कंबाइन कर दी जाएँ तो वो 1 बाइट बनता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आया करता है। इसके बाद इसके कुछ बड़े यूनिट्स हैं, जैसे किलो बाइट है, इसमें 1024 बाइट्स होती हैं। और इसी तरह मेगा बाइट अबाउट 1 मिलियन, ये एमसीक्यूज आती हैं। गीगा बाइट अबाउट 1 बिलियन, ये आपने टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं नंबर ऑफ़ बाइट्स की, वो याद कर लेनी है। टेराबाइट जो है अबाउट 1 ट्रिलियन। फिर कन्वर्जन है, इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 साल पहले एक पेपर में आया था, तो इसका एक पूरा मेथड है, आपने वो मेथड देख लेना है, मैंने अपनी क्लासेस में पढ़ाया हुआ है बच्चों को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्ड। वर्ड की जो डेफिनेशन है कि ये कंप्यूटर वर्ड जो होता है ये एक रजिस्टर के साइज़ के बराबर होता है। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर जो है आप 5वें चैप्टर में भी पढ़ेंगे। रजिस्टर स्मॉल मेमोरी होती है इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर मेमोरी होती है जहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए डाटा को स्टोर करता है, उसको रजिस्टर कहते हैं। तो वर्ड का साइज़ और रजिस्टर का साइज़ सेम होता है, मतलब ऐसे समझ लें कि जो रजिस्टर का यूनिट है वो वर्ड है। तो इसमें भी आगे देखें, सिंगल वर्ड 32 बिट्स का होता है और डबल वर्ड जो है 64 बिट्स का। तो आपने इसकी बाइट्स देख लेनी, 32 बिट्स में 4 बाइट्स होंगी और 64 में 8 बाइट्स होंगी। इसके आगे कंप्यूटर भी दिए हुए हैं। 1 बाइट मतलब इरा ऑफ कंप्यूटर के किस ईयर में ये 1 बाइट यूज़ होता था। फिर ट्रेडिशनल माइक्रो कंप्यूटर जो है 2 बाइट इस्तेमाल करता था, उसके रजिस्टर का साइज़ 2 बाइट हुआ करता था। मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर या सम माइक्रो कंप्यूटर जो है, इसके रजिस्टर का जो साइज़ होता था वो सिंगल वर्ड, और इसी तरह सुपर कंप्यूटर और सर्वर के रजिस्टर का साइज़ जो है वो डबल वर्ड है। फिर ये कन्वर्जन आ गई तो इसको भी आपने देख लेना। फिर सिस्टम आ गया है। सिस्टम क्या चीज़ है? सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम से मुराद आपका कंप्यूटर सिस्टम ही है। इसके कंपोनेंट्स हैं, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इम्पॉर्टेंट है। ये सिस्टम की डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि सिस्टम जो होता है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स को अपने साथ मिला के फिर किसी काम को सर अंजाम देता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल वो लोग होते हैं जो सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। डाटा, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सेटअप, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं पहले। इसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, इसको कहते हैं SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये भी MCQs अक्सर आ जाता है, तो अक्सर बच्चे इसका आंसर लिखते हैं कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। हत्ता कि ये ऊपर आप देखें बुक के ऊपर भी ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ,
तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, तो आपने इसको भी थोड़ा सा रीड आउट कर लेना। इसके फिर आगे फेजेज़ हैं, इनको तरतीब के साथ याद करना है। मतलब अगर पहला फेज़ जो है वो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, तो आपने उसी तरह इसको याद रखना है और लिखना भी उसी तरह ही है। तो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन। इसमें फिर हम सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं, सिस्टम का स्कोप मेंशन किया जाता है कि हमारे सिस्टम का क्या स्कोप है, कि हम इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और कौन कौन सी हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होंगी। ये सिस्टम स्कोप कहलाता है। अल्टरनेटिव सोल्यूशन, इसी तरह फिजिबिलिटी स्टडी जो है डिटेल स्टडी होती है, इसमें सिस्टम की हर चीज़ को थॉरोली देखा जाता है। प्रीलिमिनरी प्लान, ये मतलब एक रिपोर्ट बना ली जाती है कि हमारा जो पहला फेज़ है वो मुकम्मल हो गया है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का। फिर सिस्टम एनालिसिस किया जाता है, मतलब कि जो इसमें रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए और जो नहीं चाहिए उनके दरमियान हम एक डिफरेंस निकाल लेते हैं, ताकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम रख लेते हैं और बाकी को हम वार्निश कर देते हैं। फिर एनालिसिस के अंदर ही डाटा गैदरिंग की 5 टेक्निक्स हैं, इनके नाम आपने याद कर लेने, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। फिर इसके बाद डाटा एनालिसिस आ जाता है। इसमें गौर कीजिएगा कि जब डाटा एनालिसिस करते हैं तो इसमें कुछ हमें टूल्स अवेलेबल होते हैं। इसमें जैसे DFD है, डाटा फ्लो डायग्राम है, फ्लो चार्ट्स हैं, कनेक्टिविटी डायग्राम्स हैं, ग्रिड चार्ट्स हैं और डिसीजन टेबल्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि टूल्स कौन कौन से हमें चाहिए होते हैं। तो ये 4 नाम है, आपने याद कर लेनी है। फिर आ जाता है डिज़ाइन। डिज़ाइन 2 तरह का होता है, एक लॉजिकल डिज़ाइन होता है, एक फिजिकल। लॉजिकल होता है कि आपने जो पेपर वर्क करना है अपने सिस्टम का, उसके लिए हमारे पास कुछ टूल यूज़ होते हैं जिनको केस टूल कहते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ अपने पॉइंटर से, ये देखें। ये अक्सर MCQs आते हैं MS प्रोजेक्ट, गैंट चार्ट और पर्थ के नाम से, पर्थ चार्ट के नाम से। ये सारे केस टूल्स हैं जिसमें हम लॉजिकल डिज़ाइन को बनाते हैं। फ़िज़िकल डिज़ाइन ये होता है कि लॉजिकल डिज़ाइन जब बन जाता है, मतलब पिक्चर बन जाती है सिस्टम की, तो हम उसको फिर फिज़िकली तौर पे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें फिर हमारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सारी चीज़ें, मतलब आउटपुट रिक्वायरमेंट्स और प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स सारी आ जाती हैं। आखिर पे कोडिंग, सिस्टम को कोड करना है। और इसी तरह फिर टेस्टिंग है, सिस्टम को चेक करना कि जो भी सिस्टम आपने डेवलप किया है वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं। हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं। यूनिट टेस्टिंग ये होता है कि हर एक मॉड्यूल की अलग-अलग टेस्टिंग अगर करें। सिस्टम टेस्टिंग ये है कि सबको इकट्ठा करके और फिर चेक करें। इम्प्लीमेंटेशन जो है ये इंस्टॉलेशन होती है सिस्टम की, और ये आखिरी फ़ेज़ है। इसमें फिर 4 तरह की इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये भी लाजमी याद कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है। इसमें ये होता है कि आप नए सिस्टम को लगा दें और जो पुराना सिस्टम है आपके पास उसको ख़त्म कर दें। फिर अब पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, इसमें ये होता है कि नया सिस्टम भी चलाएं और साथ में पुराना सिस्टम भी चलाते रहें। और फेज़ड इम्प्लीमेंटेशन, इसमें ये होता है कि नए सिस्टम की कुछ पोर्शन जो है इंस्टॉल कर दें और पुराने को भी चलाते रहें। फिर नेक्स्ट आगे कुछ और फेजेस इंस्टॉल कर दें और पुराने के वो वाले फेजेस जो हैं वो ख़त्म कर दें। आहिस्ता आहिस्ता करके हमने पुराने सिस्टम को ख़त्म करना है। फिर अब पायलट इम्प्लीमेंटेशन में ये बात है कि हम सिस्टम को कम्प्लीटली लगा दें, लेकिन उसमें से चंद लोगों को कहें कि आपने इसको ऑपरेट करना है, सारे लोगों को अलाउ ना किया जाए। तो ये पायलट इम्प्लीमेंटेशन होती है, मतलब आप उनको पहले सिखाएंगे कि सिस्टम को यूज़ कैसे करना है। यूज़र ट्रेनिंग, ये आखिरी फ़ेज़ है कि यूज़र को ट्रेन भी करना है, उसके लिए मतलब उसके ट्रेनिंग सेशन रखें। फिर है मेंटेनेंस। अब जब सिस्टम चल जाए या लग जाए किसी जगह पे, तो उसकी गाए बगाए मेंटेनेंस करना भी ज़रूरी है। तो ये पहले चैप्टर का टोटल ओवरव्यू था। इसमें आप लोग MCQs देख लें, ये देखें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 10 MCQs दिए हुए हैं, यही पेपर में आते हैं। इसमें से तकरीबन 1-2 MCQs आ जाएंगे। तो इनके आंसर भी ये देखें, यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, तो आपने ये देख लेने हैं। बिल्कुल सही इनके आंसर्स हैं, मैंने गौर से इसको देखा था, तो आपने इनको यहाँ से कर लेना है। उसके बाद सेकंड चैप्टर है हमारे पास इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स का। इस चैप्टर में हम नेटवर्क्स के हवाले से पढ़ेंगे। नेटवर्क क्या हैं, कि हम अपने कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ दें ताकि हम डिजिटल कन्वर्जेंस को हासिल कर सकें। वो देखिए कन्वर्जेंस का वर्ड फिर आ गया। कन्वर्जेंस का मतलब भी होता है कि एक दूसरे के साथ मिला देना। तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, कंप्यूटिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना नेटवर्किंग कहलाता है। इसमें फिर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग की डेफिनेशन आपने करनी है कि वर्क
कंप्यूटिंग ये है कि बहुत सारे लोग कंप्यूटर को इस्तेमाल करके किसी ख़ास काम को कर रहे हों तो वो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कहलाती है। तो इसको कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है ईमेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, कि हम अपना डाटा या मैसेज जो है इलेक्ट्रॉनिकली बाय यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क्स एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज करें, तो इसको हम कहते हैं ईमेल। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, ये पॉइंट्स आपने देख लेने हैं। मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया। इंटरनेट क्या होता है कि जब हम अपने कंप्यूटर्स को पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स के साथ जोड़ दें तो वो इंटरनेट बन जाता है। ह्यूज नेटवर्क होता है थ्रू ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का नेटवर्क आ जाता है, इसलिए इसको कहते हैं ये ग्लोबल विलेज नेटवर्क है। बर्थ ऑफ इंटरनेट, ये हिस्ट्री है थोड़ी सी कि इंटरनेट कैसे आया। इसमें वो जो कोल्ड वार हुई थी उसका जिक्र है, वो आपने थोड़ा सा देख लेना है। इसमें फिर इसमें से कोई इतना अहम क्वेश्चन नहीं बनता, तो बस इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। यूजेस ऑफ इंटरनेट, इसमें फिर डब्ल्यू है, 3 W, इसका मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो हम वेबसाइट्स यूज़ करते हैं इसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल का मैंने अभी बताया। टेलनेट एक सॉफ्टवेयर है जो ये अलाउ करता है कि हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ें। इसके बाद FTP है, ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल की भी अभी मैं डिस्कशन करूँगा। ये फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का प्रोटोकॉल है। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की डेफिनेशन भी आपने देख लेनी है। गोफर क्या है? गोफर जो है ये भी एक समझ लें सिस्टम है। इसको कहते हैं एक्सेस एंड रिट्रीवल सिस्टम, जो हमारे लिए डिफरेंट किस्म का मवाद जो है, डिफरेंट किस्म का मटेरियल जो है, आर्टिकल्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स जो है और स्पीचेस जो हैं, इसको एक्सेस करने और रिट्रीव करने के लिए हमारी हेल्प करता है। चैट ग्रुप्स, हम एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, ये दो डेफिनेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर ये डिफरेंस के तौर पे भी आ जाती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। इंट्रानेट क्या है कि अगर आप एक प्राइवेट नेटवर्क अपना बनाएं, आपका अपना एक सिक्योर बिजनेस नेटवर्क हो, तो वो हमारा इंट्रानेट कहलाता है। मसलन इसकी एग्जांपल इस तरह है कि जैसे आप अपने घर में एक वाईफाई बना लें तो वो इंट्रानेट है। छोटे से लेवल पे वो आपका ही सिक्योर और प्राइवेट नेटवर्क हो। एक्स्ट्रानेट है कि 2 या 3 इंटरनेट अगर इकट्ठे मिला लें तो वो एक्स्ट्रानेट बन जाता है। और इंटरनेट जो होता है वो ह्यूज नेटवर्क का मैं पहले बता चुका हूँ। फिर इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन मैंने बता दी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस जो आपस में कनेक्ट होती हैं तो वो कंप्यूटर नेटवर्क बनाती हैं। नेक्स्ट जो है कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं। इसमें NIC कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ने में हेल्प प्रोवाइड करता है। ये मदरबोर्ड के ऊपर ही लगा होता है और ऑटोमेटिकली हमारा कंप्यूटर जो है दूसरे नेटवर्क के साथ या दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ जाता है। फिर गेटवे है। गेटवे में और राउटर में ये डिफरेंस है कि गेटवे जो है वो डिफरेंट जो प्रोटोकॉल्स की डिवाइसेस होती हैं, इसमें आप याद रख लें। गेटवे में ये कंसेप्ट लाजमी याद रखें कि गेटवे जो है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की डिवाइसेस को कनेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे हम प्रिंटर और कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो उसके दरमियान हम गेटवे लगाएंगे, या एक तरफ हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है और दूसरी तरफ हमारा वाइड एरिया, तो बीच में फिर हम गेटवे लगाएंगे। फिर राउटर, राउटर दोनों तरह की नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है। मतलब उसमें सिमिलर नेटवर्क्स भी आ जाते हैं और डिफरेंट भी आ जाते हैं। आप सिर्फ कंप्यूटर्स का नेटवर्क भी जोड़ सकते हैं, कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स का नेटवर्क भी आप जोड़ सकते हैं इसमें। फिर इसमें एक आ जाता है ब्रिज। ब्रिज जो होता है वो सिमिलर डिवाइसेस को सिर्फ सपोर्ट करता है, कि उसमें सिर्फ या तो कंप्यूटर्स का नेटवर्क होगा या सिर्फ प्रिंटर्स का नेटवर्क होगा। फिर लैंस के प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल एक सॉफ्टवेयर है, ऐसे समझ लें। फिर आ जाता है लैंस प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल की डेफिनेशन ये है कि ये कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो नेटवर्क की कंपनी ने बनाई हुई हैं ताकि नेटवर्क को बेहतर और वेल मैनर्ड वे के अंदर कनेक्ट किया जा सके। इसमें मेजर प्रोटोकॉल ईथरनेट है। ईथरनेट जो है ये केबल नेटवर्क है, बास्ट टोपोलॉजी में ख़ास तौर पे यूज़ होता है। इसमें जैसे एक प्रॉब्लम आती है जिसको कहते हैं CSMACD। अगर मतलब 2 इकट्ठे कंप्यूटर डाटा सेंड करना चाहें तो वो दोनों इकट्ठे सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उनका डाटा जो होता है वो जैम हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं CSMACD। फिर उसके बाद टोकन रिंग है, ये IBM ने इसको बनाया था और ये MCQs आ सकता है कि किसने इसको एसोसिएट किया, तो आपने इसको ज़हन में रखना है।
एक टोकन जनरेट हो जाता है जो मतलब नेटवर्क का डाटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। आरसी नेट अटैच रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क, इसको भी देख लीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। टीसीपी आईपी, ये टीसीपी आईपी जो है इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होता है और इसको इंटरनेट का दिल भी कहते हैं। ये हार्ट ऑफ द इंटरनेट है टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईएसडीएन है डिजिटल, अगर आपने डाटा सेंड करना है एक जगह से दूसरी जगह, एनालॉग फॉर्म में सेंड नहीं करना, तो फिर डिजिटल में हम आईएसडीएन का सहारा लेते हैं। डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये भी डिजिटली डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए मुनासिब प्रोटोकॉल है। फिर है कंप्यूटर नेटवर्क की अकसाम। टाइप्स के लिहाज से कंप्यूटर नेटवर्क की 3 अकसाम हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, ये स्मॉल एरिया के लिए होता है, एक बिल्डिंग एक कंप्यूटर, इसमें एक की बात करेगा वो हमेशा। और वाइड एरिया नेटवर्क पूरी दुनिया में भी, मतलब जैसे हमारा इंटरनेट जो है वो इसकी एग्जांपल है कि इंटरनेट जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क है। इसमें फिर एक चीज़ आती है टर्मिनल, क्या होता है ऐसा कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर नेटवर्क के साथ अटैच कर देते हैं तो वो हमारा टर्मिनल बन जाता है, उसको हम होस्ट भी कहते हैं। वो हमारा सर्वर भी है, वो हमारा क्लाइंट भी कहलाता है। होस्ट वो होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है और क्लाइंट वो होता है जो रिक्वेस्ट भेजता है और सर्विसेज को डिस्प्ले करवाता है स्क्रीन के ऊपर। तो ये थोड़ा सा देख लेना यहाँ से। फिर है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये इंटरमीडिएट नेटवर्क होता है। लोकल एरिया छोटा है और वाइड एरिया जो सबसे बड़ा, तो मैन जो है ये बीच में आ जाता है, मतलब 2 सिटीज़ आ जाएंगे, या ये होगा कि एक यूनिवर्सिटी और उसके कैंपस, ये इसकी एग्जांपल है। या सेलुलर मोबाइल कंपनीज जो हैं, ये भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है। इसके अलावा एक और नेटवर्क भी है जिसको पैन कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो ब्लूटूथ है वो पैन की एग्जांपल है, तो आपने इसको भी देख लेना, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। फिर आगे है नेटवर्क के यूजेस हैं, बस इसको देख लीजिएगा। नेटवर्क मॉडल्स हैं, मैंने अभी बता दिया, क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है और पीयर टू पीयर। क्लाइंट सर्वर में एक सुपर कंप्यूटर होता है और बाकी सारे जो है लेस सुपर कंप्यूटर होते हैं और डाटा कम्युनिकेट करते हैं। पीयर टू पीयर के अंदर सबके पास बराबर राइट होते हैं, कोई सुपर और कोई पावरफुल कंप्यूटर नहीं होता। हाइब्रिड में दोनों टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं। फिर है नेटवर्क स्टैंडर्ड, हमारे पास 2 स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं, डी फैक्टो और डी जोरे। फैक्टो मतलब ट्रेडिशन की बेस के ऊपर होता है, डी जोरे जो है जो कोई गवर्नमेंट इसको गवर्न करती है। टोपोलॉजीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। बस टोपोलॉजी, रिंग, स्टार, ट्री एंड मैश टोपोलॉजी इसमें आ जाते हैं, तो इसको भी आपने एक दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसमें ये जैसे इथरनेट बस टोपोलॉजी है, इसमें 10/2 थिन नेट और 10/5 थिक नेट है। इन दोनों के दरमियान आपने फ़र्क देख लेना है। और ये इथरनेट बस की अल्टरनेटिव्स हैं। अगर पेपर में आ जाए कि इथरनेट बस टोपोलॉजीज़ के अंदर जो केबलिंग यूज़ करते हैं उसकी अल्टरनेटिव्स क्या हैं, तो आपने लिखना है 10/2 ये थिन नेट होता है और 10/5 ये थिक नेट होता है। तो ये भी आपने देख लेना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली लाइन जो है आपने इसको देख लेना है। फिर ये जो प्रॉब्लम आई थी उसको रिमूव करने के कुछ मेथड हैं। CMS मतलब ईथरनेट के अंदर जो कोलिजन डिटेक्शन हुई थी उसको एलिमिनेट करने के कुछ मेथड हैं यहाँ पे। ये 3 है, CSMACD, CSMACS और CSMACR। फिर इसके बाद रिंग टोपोलॉजी है, ये काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज अपने नेबर के साथ जुड़ी होती है और एग्जैक्टली 2 नेबर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो ये भी MCQs आया था, एग्जैक्टली 2 नेबर्स वाला। स्टार टोपोलॉजी, तो इसमें एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिसको हब कहते हैं और बाकी सारे नेटवर्क इसके साथ अटैच होते हैं। ट्री में स्टार और बस का कम्बिनेशन होता है। मैश में हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है और इसके पास मल्टीपल पाथ होती हैं डाटा को सेंड करने के लिए। नेक्स्ट जो है OSI लेयर मॉडल है, OS ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसकी 7 लेयर्स हैं, मतलब एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें आपने देख लेना है कि एप्लीकेशन लेयर के अंदर जो सर्विसेज हैं उसमें वो मतलब यूज़र को फैसिलिटेट करती है कि डाटा को फीड कैसे करना है। मतलब पूरी वेबसाइट की जो ऐप होती है वो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जा रही होती है और टॉप मोस्ट लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर डाटा को प्रेजेंट करती है, इसमें फिर डाटा की कन्वर्जन, ट्रांसलेशन, कंप्रेशन और इंक्रिप्शन आ जाती है। सेशन लेयर 2 कंप्यूटर्स के दरमियान सेशन क्रिएट करवाती है। सेशन क्या होता है, समझ लें कि ये एक लिंक होता है, जितनी देर तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेरा और आपका एक सेशन क्रिएटेड है। जब मैं अपनी वीडियो को ऑफ कर दूंगा तो हमारा और आपका जो सेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर ये रिस्पॉन्सिबल होती है
डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने की। इसमें एंड टू एंड डिलीवरी आ जाती है, तो ये आपने देख लेना है ज़रा। एंड टू एंड लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन मशीन्स ये प्रोवाइड करती है। फिर है नेटवर्क लेयर, ये नेटवर्क को एस्टेब्लिश करती है, डाटा की पैकेजिंग करती है, मतलब डाटा जो लार्ज साइज़ के अंदर होता है उसको स्मॉल पैकेट्स के अंदर डिवाइड करके फिर सेंड किया जाता है, और वो नेटवर्क लेयर के ऊपर होता है। लिंक लेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है OSI मॉडल की। इसकी दो सब लेयर्स होती हैं, एक LLC होती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और एक होती है मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो इसका एक MCQs एक्सरसाइज के एंड पे है। फिजिकल लेयर जो है फिजिकली डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करती है। इसमें फिर वो नेटवर्क के बारे में बताया जाता है, फिजिकली तौर पे डाटा को सेंड करती है। ये फिर चैप्टर नंबर 2 के MCQs हैं, ये सारे आपने करने हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। इनके आंसर आप ये देखें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट अगले जो चैप्टर है उनका ओवरव्यू इंशाल्लाह मैं वीडियो के पार्ट नंबर 3 में डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो आप उस पार्ट को भी लाजमी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेस्ट ऑफ लक।